डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई वॉज टोल्ड कि ये छूट गया है यूनिट 9। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका फिर से एक बार स्वागत है, और यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपको बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं उस चैनल पे जहां आपको मिलेगा नो नॉनसेंस वे में यूजीसी नेट की जितनी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस है विद ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं ये कह रहा था कि ये मुझे बताया गया कई स्टूडेंट के द्वारा कि सर आपने जो कल एग्जाम है 6 जनवरी के पहले आपने सारे यूनिट तो पॉलिटिकल साइंस के पीवाई क्यूए कवर कर दिए, प्रीवियस 8 लेटेस्ट पेपर, लेकिन आपने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया छोड़ दिया है। आई चेक्ड, इट वाज करेक्ट, और इसलिए मैं आज टाइम निकाल के, मुझे आशा है कि अगले कुछ घंटों में भी ये वीडियो काफ़ी मेरे स्टूडेंट को हेल्प करेगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन कल आपको इसमें से दिखे या इससे मिलते जुलते, तो आपके ओठों पे मुस्कुराहट लाने की एक छोटी सी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, लेटेस्ट 8 पेपर जून 24 के, दिसंबर 23, जून 23 एंड मार्च 23 के 8 पेपर विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कुछ इसमें से स्लाइड जो है पहले से रिकॉर्डेड है, कंपाइल्ड है, और जो लेटेस्ट है उसको फिर से मैंने रिकॉर्ड करके इसमें जोड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। ये है इसका सिलेबस। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग अब कल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन गौर से देख लीजिए। इसमें बेसिकली जो है गवर्नेंस के इशू हैं, अकाउंटेबिलिटी की हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस है, जितने भी राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस रिट्रीव सिस्टम, ओम्बड्समैन, लोकपाल, ये सब है। और फिर ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट है, और पब्लिक पॉलिसी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज की भी बात है, लाइक हेल्थ के हैं, हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, मनरेगा है, एनएचआरएम हेल्थ, एनएचआरएम एंड आरटी है, राइट टू एजुकेशन, एंड कैसे पब्लिक पॉलिसी को मॉनिटर इवेल्यूएशन करते हैं, इस पे है। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, यदि आप गलती से यहां पहुंचे हैं लेकिन आप CUET PG ले रहे हैं, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि उसकी बैच चल रही है, या आप अपने जूनियर्स को, यदि आप UGC नेट दे रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि बताएं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं CUET PG का ऑनगोइंग बैच। यदि आप UGC नेट देना चाहते हैं जून का, और आप सोच रहे हैं सर कब से नई बैच ज्वाइन स्टार्ट करेंगे, तो मे बी फरवरी, बट अभी मैंने डेट फिक्स नहीं किया है। कीप विजिटिंग द साइट, कम्युनिटी, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप मैसेज चेक करते रहें। ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के मेंबर को, कि ये जो बुक्स हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए गोल्डन बुक्स हैं, और आप लोगों ने इसको बनाया है। मैंने मेहनत की है, लेकिन आप लोगों ने इसको बेस्ट जो है बुक रिसोर्सेज बनाया है। CUET PG एग्जाम गाइड है, UGC नेट एग्जाम गाइड है, और 2 ऑब्जेक्टिव के कंपाइलेशन है, एक जनरल किसी भी एग्जाम के लिए और एक स्पेसिफिक टू UGC नेट। इन सब के जो डायरेक्ट लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो के उसमें दिए जाएंगे, वहां क्लिक करें। अब आइए जून 2024 के क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर, कुछ डिस्क्लेमर। बहुत कम क्वेश्चन मैं खोज पाया हूं जून साइकिल में, पता नहीं इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। पब्लिक पॉलिसी से तो ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिखता ही नहीं है, कुछ पॉलिसीज के बारे में जनरल जानकारियां जरूर है। चलिए देखते हैं जो कुछ भी क्वेश्चन मैं निकाल पाया हूं, कल आउट कर पाया हूं उस पेपर से। जून 2024 की ये पेपर एक दिन बाद ही अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई थी, एक ही शिफ्ट में हुई थी पेन पेपर में, लेकिन हमें मिल गए थे 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में। उसमें से देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के कौन से क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई इज ए मींस ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी ड्यू टू। इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। ये ओपननेस को लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, और अकाउंटेबिलिटी लाता है, ना ही ये सेक्रेसी को मेंटेन करता है और ब्यूरोक्रेटिक रेट टेपिज्म को बढ़ाता है। जस्ट उल्टा, और इतना आसान है कि कोई भी बी और डी को काट सकता है। तो बी डी इसमें है, कट जाएगा, बी डी इसमें है, बी है, तो केवल एक ही बचता है और यही सही है। बेहद इजी क्वेश्चन। नरेगा या MG नरेगा कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2005 में इनैक्ट, और 2006 से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। बेहद आसान क्वेश्चन। अनदर, इसके बारे में तो बहुत जानकारी और भी आपको होना चाहिए कि 100 डेज मिलती है, और परिवार में जो है वो कोई भी व्यक्ति को मिल सकता है जो एडल्ट हैं, मनरेगा के कार्ड बनते हैं, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Which committee was appointed by जनता पार्टी गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ये सब बेहद आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि जनता पार्टी जैसे ही 77 में बनी, 78 में मुझे लगता है, या 77 78 में ही
अशोक मेहता कमेटी का उन्होंने फॉर्मेशन किया, जिसकी रिकमेंडेशन पे कभी अमल हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है 2 टियर पंचायती राज की अनुशंसा की थी, लेकिन एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में बनी थी, बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के इफिकेसी को इवेलुएट करने के लिए, उसकी जो 3 टियर थी वो लागू हुआ। लेकिन अशोक मेहता कमेटी एक और कारण से जानी जाती है, न्याय पंचायत की अनुशंसा करने के लिए। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इंसर्टेड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैंने इसलिए लिया, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें कई जो हैं जैसे राइट टू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो यदि आप देखेंगे कि सबसे बाद में कौन है, तो यहाँ पे एंट्री ऑफ लद्दाख इन फर्स्ट शेड्यूल जो है, ये तो 2019 में होता है, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो इससे बाद में तो कोई नहीं होगा, तो डी से अंत होता हुआ एक ही है, और इसके चलते आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। वैसे राइट टू एजुकेशन, तो सी देखे तो राइट टू वर्कर, तो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट साइड 43A है, वो आती है। फिर ए आती है राइट टू एजुकेशन, ये आ जाती है 1976 में ही, और फिर इसके बाद ये 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आती है। फिर ई आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में, कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करने को फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। और अब जो 9B भी जो है शेड्यूल जो है, उसमें शेड्यूल या पार्ट जोड़ा जाता है। देन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आती है 2015 में, और सबसे लास्ट में 2019 में लद्दाख को जो है शेड्यूल 1 में डाला जाता है, फर्स्ट शेड्यूल में एज ए यूनियन टेरिटरी। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सेकेंड है। तो मैंने, चूंकि ये एकदम इतने अरबिट हैं कि मैंने सीधा ए जो है, जो इसका ऑफिशियल आंसर दे दिया। आप इसको नेट पे जाके खोज लीजिएगा। ये जो है ये तो और भी अरबिट है, और मैं आपके लिए ये टास्क छोड़ जा रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो कमेटी बनी है या कमीशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट की इंडिया में, उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे हो, सभी इतने अरबिट है। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, कमिटी ऑन बजटरी रिफॉर्म, कमिटी ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉय, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमिटी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, बहुत अरबिट है। मैं इसका ऑफिशियल आंसर भी मैं नहीं देख पाया हूँ, तो आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते। अब चलिए, जून 2024 की फिर 4 सितंबर को रीटेस्ट होती है। 3 महीने स्टूडेंट का ऐसे ही बिना किसी कारण के बर्बाद हो जाता है कंफ्यूजन में। वो अब फिर जो है CBT टेस्ट होती है कंप्यूटर बेस्ड, और वो 2 शिफ्ट में होती है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट क्या है। तो चूंकि एक ही चुनना है, इसमें कुछ बहुत करीब करीब आंसर हैं। लाइक देखिए, ये भी ई डेमोक्रेसी तो खैर कुछ नहीं। सोशल ऑडिट क्या होती है कि जो जनता है या ग्राम सभा है, वो खुद ही पंचायत का जो है ऑडिट करती है, मतलब सोसाइटी ऑडिट कर रही होती है कि जो एक्सपेंडिचर हैं वो सही उन कामों के लिए हुए हैं कि नहीं, जिसके लिए वो दिया गया था, और सही ढंग से हुए कि नहीं। तो प्रमोट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत कम इससे मिलता है। लेकिन ट्रेन द कम्युनिटी इन ऑडिट प्रैक्टिसेस, ये तो है ही, क्योंकि एक सोशल ऑडिट है, तो सोसाइटी खुद ऑडिट करती है, ग्राम सभा या अदर, तो उनको एक ऑडिट प्रैक्टिस और एक वॉचडॉग भी, पीपल वॉचडॉग हो जाते हैं, और इसमें एक गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन हो जाता है पीपल का। तो यही है बेनिफिट। लोकल ब्यूरोक्रेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं होगा, तो 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड मेजर्स टू मेक पंचायत वाइब्रेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम अर्लियर टू लेटर टाइम। तो इसमें जो स्वामित्व स्कीम है, ये बहुत लेटेस्ट है। तो ये या तो ए होगा, या मल्टी बिजली योजना इंस्टॉल रूफटॉप सोलर जो है, ये भी बहुत लेटेस्ट है। तो ए या बी से अंत होता हुआ, चूंकि ए से अंत होता हुआ कोई है ही नहीं, इसका मतलब बी से ही अंत जरूर होगा। अब बी से अंत होता हुआ 2 है, अब डी से यहाँ शुरू हो रहा है, डी है रिलीज ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस रिगार्डिंग ई ग्राम स्वराज टू ब्रिंग इन बेटर ट्रांसपेरेंसी, और सी है रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। चूंकि ई यहाँ पे आ जाता है, ई ग्राम स्वराज, तो ये बाद में आया होगा, तो सी से स्टार्ट हुआ होगा, तो आप इसको, वैसे मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऑफिशियल आंसर क्या है, तो CDAB होना चाहिए। Which organization provides a robust communication system and effective support for e-governance in India? तो ई गवर्नेंस के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो देता है, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के पूरे इंडिया भर में निक नेट है, NIC नेट, और उसी से जो है सारे इंफॉर्मेशन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए ये आसान होना चाहिए। वैसे ई गॉव इंडिया एक पोर्टल है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। और बाकी तो आप इसको काट सकते हैं। तो NIC नेशनल इंफॉर्मेशन
Informatics Center NIC और NICNET. Which is the nodal agency to achieve sustainable development goal in India? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लेखा जोखा रखने की जो एजेंसी है वो नीति आयोग है. हम लोग सबको जाना चाहिए नीति आयोग ने हर स्टेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कैसा कर रहा है उसके लिए एसडीजी इंडेक्स तैयार किया और स्टेट को रैंक भी करते हैं. तो नीति आयोग वो जो एजेंसी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया ने जो एनडीसी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अनुसार प्रतिबद्ध है उसकी मॉनिटरिंग जो है नीति आयोग करती है. A person who is in know of things and is willing to alert the controlling authority by disclosing the corrupt act or practices that takes place in any organization, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, वो विसल ब्लोअर कहलाते हैं. विसल ब्लोअर मतलब जो इंसाइडर होते हैं, वो जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या गलत हो रहा है जो पब्लिक को बताना चाहिए, वो अपनी जान पे खेल के अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा करके ऐसा करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए. विसल ब्लोअर एक्ट 2013 काफी सारी सुरक्षा उनको देती है, फिर भी इंडिया में विसल ब्लोअर को बहुत प्रोटेक्शन नहीं है. जान तक विसल ब्लोअर की गई है. तो विसल ब्लोअर. थर्ड, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने ले लिया है, वैसे ये दूसरे जगह भी जा सकता था लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पेसेस, देखते हैं क्या क्या इसमें से हैं, क्योंकि इसमें 3 हैं तो कुछ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. लाइक एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ एजेंसीज दैट डील विद द डेवलपमेंट टू बी अंडरटेकिंग. सेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. डिसेंट्रलाइज होता है तो ए को हटाओ, ए को हटाओ, ए को हटाओ, इसका मतलब आपको BCD सीधा आंसर मिल जाता है 3. बाकी आप पढ़ लीजिएगा. लाइक न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम मस्ट बी डिवाइस्ड, इंट्रोडक्शन टू कंपिटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी, and appointing trained personnel to give specialized support. तो E नहीं होगा जो कि BCD है, regulating the agencies that deal with the commercial activities. में कोई रेगुलेशन नहीं, डीरेगुलेशन की बात होती है. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है जो डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइज वे में, पीपल को पार्टिसिपेट करके, कम्युनिटी को लेकर के, ना कि लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेटरी और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसमें भी आप इसमें से हमें एलिमिनेट करना है 1 या 2. तो स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो होगा ही, कॉमन सेंस आप समझिए. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये भी है. इंक्लूजन ऑफ ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया है. अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू मेडिएशन भी है. पावर्स ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड. अब ये तो अचानक से आपको इन्होंने लड्डू हाथ में थमा दिया, ये कभी हो नहीं सकता है. क्यों रेस्ट्रिक्ट करेंगे? यदि नया एक्ट है तो और इसको बढ़ाएंगे पावर ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन. तो ई जो है वो नहीं होगी, ई नहीं होगी. तो यहाँ देखिए BCD कॉमन है, केवल ए को देखना है कि नहीं. ए है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कौन बोलेगा नहीं, ये तो होना ही चाहिए, इसका मतलब 3 सही है. अब आइए जून 2024 के रीटेस्ट के सिफ्ट 2 को देखते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग. ये हम लोग सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग प्रकाश में आया, प्लानिंग कमीशन के न्यू अवतार के रूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड द पाटस्कर कमेटी इन 1954 टू एग्जामिन द इशू ऑफ. ये मैंने ले लिया, वैसे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकता था, इंडियन पॉलिटी में भी आ सकता था, लेकिन ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करता है, ब्यूरोक्रेसी की, इसलिए मैंने लिया. पाटस्कर जो हैं, इनका पूरा नाम आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक जो है वो गवर्नर रहे और केंद्र में मंत्री भी थे. उनको बनाया गया था पाटस्कर कमेटी, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी 1954 में. जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जिसको कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, वो लेजिस्लेशन जो कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम रूल रेगुलेशन कहते हैं. कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं. उस पर कमेटी बनी थी, पाटस्कर कमेटी. आपको पता होना चाहिए कि इसी इशू पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी, उसका नाम है Subordinate Legislation Committee. Under which Prime Minister's 73rd and 74th Constitution Amendment Act was passed. यही वो एक्ट था, ये दोनों, इससे जो है पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया, और 74 से अर्बन लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया. और ये दोनों जो एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुए थे, वो 1992 में हुए थे, जबकि PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे. इनफैक्ट PV नरसिम्हा राव के टाइम में इतने लैंडमार्क जो हैं लेजिस्लेशन सब आए हैं, जैसे कि
लेजिस्लेशन या सुधार कहिए जो पूरी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन उन्हीं के टाइम में आई, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, और 73rd 74th अमेंडमेंट भी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी बहुत लैंडमार्क जो हैं कुछ गवर्नेंस के एक्ट आए, लाइक आरटीआई 2005 में आती है, एक साल बाद जो है एमजी नरेगा इंप्लीमेंट होता है 2006 में, और राइट टू एजुकेशन 2009 में इंप्लीमेंट होती है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013। इनफैक्ट इससे ज़्यादा कभी भी जो है पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के जो है एक्ट नहीं पास हुए थे जितनी मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुए। एक बार फिर से हम लोग सरदार मनमोहन सिंह को नमन करते हैं जिनका देहांत अभी हाल में हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट अब देखिए क्या क्या है इसमें, तो एक या दो जो है, तो यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, एलिमिनेट बी पढ़ते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज रिपील्ड एंड रिप्लेस द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी हम लोगों ने देखा कि ये 2019 में आया था, ना कि 23 में। तो चलिए ये तो खुद ही गलत हो गया, बी को एलिमिनेट करने से हमें क्या मिलता है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब जो है सी जरूर होना चाहिए था। अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवांस इज द रशियन इंस्टीट्यूशन। नहीं, वी ऑल नो कि ये स्वीडन में जो है सबसे पहले ओम्बड्समैन आया था, तो सी जो है डेफिनेटली गलत है, तो सी को भी खत्म कर लीजिए तो आपको मिल जाता है ADE। ए का मतलब है नीति आयोग, लाइक प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। और डी है द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्ता 1960s में, सही है। और ई है द फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन was headed by मोरारजी देसाई, ये भी सही है। अब आइए दिसंबर 2023 के जो पेपर है, ये भी एक ही पार्ट में आया था, परहैप्स पेन एंड पेपर था, तो उसके क्वेश्चन को जो इस यूनिट 9 या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया से, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, कितना आपको हेल्प किया है सेटर ने। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हैज स्टिपुलेटेड द फॉलोइंग मेजर प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत। एक ग्राम सभा में ब्ला ब्ला छोड़ दीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आप जब यहां आएंगे सी पे, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन नॉट इंडो द पंचायत विथ एनी मोर पावर एंड ऑथोरिटी फॉर देयर फंक्शनिंग एज इंस्टीट्यूशन। ये साफ लिखा है कि जितना चाहे उतना स्टेट दे सकता है। कैन नॉट इतना हार्ड है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको नहीं दे सकता और पावर, तो इसलिए सी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ, और आपका आंसर मिल गया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, एलिमिनेशन। इन हिज बुक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये दूसरी बार इसी पेपर में आ रहा है। रिग्स की ये बुक है जिसमें उन्होंने जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जिक्र किया था और इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी थ्योरी है। लेकिन यहाँ आइए, इंडस्ट्रिया विल मूव टुवर्ड्स एग्रेरिया, ऐसा कभी हो गया क्या? उल्टा, एग्रेरिया विल मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रिया। तो सी को काट दीजिए, तो सी 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 केवल ABD, सुपर इजी, एलिमिनेशन। ये भी उतना ही आसान है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क विच इज इन फैक्ट विल बेनिफिट बोथ द वर्कर एंड मैनेजर। तो ए का 2 और उसी से ये चूंकि क्रैक हो जाता है, तो इससे डैम इजी क्या हो सकता है। लेकिन बिना मिलाए आप आगे मत बढ़िए। Egerton है, contracting out and public-private partnership are now part of the reality of public services and decision making in many countries. ये सही है। There is a divorce between a complex reality of decision making associated with governance and the normative codes used to explain and justify government. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। काफ़ी डाइवोर्स हो गया है, एक नॉर्मेटिव कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए और कैसे गवर्नेंस होती है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से सही है 2 इन्होंने दी। अब जून 2023 के पेपर देखते हैं जो कि 2 शिफ्ट में हुए थे, CBT था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े उटपटांग आए थे, इसमें कट ऑफ भी बहुत कम गया था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आर्बिट क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पीएम मोदीज विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया एज पंच प्राण। तो ये तो कई जगह अब आप देखेंगे बोर्ड पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं मैंने पांचों प्रण यहाँ पे दे दिया है। गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, प्राइड इन आवर रूट्स, यूनिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसमें देखेंगे तो यूनिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी है, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया है, और इंटीग्रिटी इसमें कहीं आपको नहीं दिखेगी। तो ये दो दिखता है, आत्मनिर्भर भारत तो इसमें कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा है, सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही है। खैर यहाँ पे मल्टीपल होगा, ये दो जो है बी और डी तो डेफिनेटली इसमें आपको दिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डेफिनेटली सही है। सिविल सर्विसेज कोड, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी एक तरह का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। स्टाफ एजेंसी जो हैं वो भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, तो भी कंट्रोल जैसा है। बजट भी जो है कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको बांध देता है आपको कितने पैसे खर्च करने हैं, किस प्रोजेक्ट पे करने हैं, किस पर्पज से करने हैं। तो ए बी सी दोनों सही यदि है तो आप इसको ही ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ई केवल देखना है, सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल नहीं हो सकता है, ये तो एक तरह का लीगल रिकोर्स हो गया, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए डी को लेना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डिनेंसेज जो हैं, जो कि एक तरह का कानून का रूप लेती हैं, वो कैसे कंट्रोल करता है आई डोंट नो, लेकिन ए बी सी डी ही इसका सही आंसर बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें रिवॉल्यूशन दे के इन्होंने आपके हाथ में लड्डू पकड़ा दिया, बाकी रिकॉल, प्रेशर ग्रुप, इनिशिएशन, पब्लिक ओपिनियन, पीपल इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन के थ्रू तो कोई डेमोक्रेसी में नहीं कह सकता है कि पार्टिसिपेट करना। अब आइए जून 2023 के शिफ्ट 2 में इस यूनिट से क्या क्वेश्चन थे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ऑफ सिटीजन चार्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको बम्प कर सकता है, लेकिन एक बार यदि आप जान लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और ये तो बस याद करना पड़ेगा। गो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI charters nic.in, तो GOI charters.nic.in ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्ता। अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 1966 में ही या 67 में इसकी अनुशंसा की थी, जिसके चेयरपर्सन हम लोगों ने ये भी देखा कि मोरारजी देसाई थे। वैसे बाद में जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो के हनुमंथैया जो है वो फर्स्ट ARC के चेयरपर्सन बने थे। सेकंड ARC आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि वीरप्पा मोइली 2005 में कॉन्स्टिट्यूट थे, उसके कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो उसके चेयरपर्सन बने थे। ये भी याद रखना चाहिए कि अभी तक केवल 2 ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। Which of the following laws rules are restricting the disclosure of official information to the people। इसमें चूंकि 4 या 3 है तो फिफ्थ पे कमीशन को छोड़ के सभी रेस्ट्रिक्ट करती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1812 का। तो ABC। In which year did the amendment to the constitution extended the पंचायती राज provision to the scheduled area, मतलब जिसको फिफ्थ शेड्यूल एरिया कहते हैं, ये पेसा कहते हैं इस एक्ट को, पेसा एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, और ये दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी 1996 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है और मैं आपके लिए टास्क भी छोड़ रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सीधा है, CIC was constituted through an official gazette notification under the provision of RTI Act 2005, बिल्कुल सही है। बी जो है वो कंटेंसस है, व्हेन CIC was constituted initially it had 5 commission including chief information commissioner। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा। अभी 10 हो गए हैं। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स ऑफिस, ये बिल्कुल सही है। तो ABC होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा बी के लिए। प्लेस द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 बार आई है, पहले ये 1986 में आई और फिर जो है अमेंड होकर के जो है अमेंड होकर 2019 में आई। यहाँ 2019 को लिया है इन्होंने, इसलिए बी से अंत होता हुआ होगा, 2 है। और सबसे पहले जो है वो आती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आ जाती है ए, फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, फिर 2013 में लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट, और लास्ट में 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडेड एक्ट। ध्यान रखिएगा 2 सही है।
अरेंज द फॉलोइंग कमिटी कमीशन ऑन पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है अशोक मेहता कमेटी इसमें से आती है, वी ऑल नो। 1978 में जीवी के राव कमेटी, 1985 में आ जाती है, प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट करती है। एलएम सिंघवी 1986 में राजीव गांधी कंस्टिट्यूट करते हैं, और थुंगन 1998 की कमेटी है, तो आप अरेंज कर सकते हैं। Who among the following has written the book Public Policy Making Re-examined and Designed for Policy Sciences? बहुत ही फेमस दोनों बुक हैं, और ये येजिकल ड्रोयर की बुक है। यहाँ पे जो है ये भी बुक उतनी ही फेमस है, और थॉमस आर डाई की अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी 1972 की, और उतनी ही है हैरोल्ड लैसवेल की फेमस बुक ए प्रीव्यू ऑफ पॉलिसी साइंस। यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए कि हैरोल्ड लैसवेल को हम फादर ऑफ पॉलिसी साइंस भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस साइकिल में देखिए, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरीट रिजोल्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा कि 1/1/2015 ये दूसरी बार आपको इस वीडियो में ही मिल रहा है, वैसे अलग अलग साइकिल में, तो इतना इंपॉर्टेंट ये डेट है 1/1/2015। याद कर लीजिए, नीति आयोग एज ए न्यू अवतार ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब आइए हम लोग 2022 के शिफ्ट 1 पे चलते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने 2 पेपर देख लिए। आपने ये भी देखा होगा कि 2021 में काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2022 में उतने ज्यादा क्वेश्चन। Who among the following contributed to the framing of National Rural Employment Guarantee Act? यदि आप नरेगा के बारे में यदि पढ़ोगे कि कौन इसका आर्किटेक्ट था इंडिया में, तो एक ही व्यक्ति है जो जहन में आता है, वो है ये जेंटलमैन। ये हैं तो बेल्जियम के, इनका नाम है जीन दायर जी। अभी भी ये आए थे क्योंकि नरेगा के कुछ किसान जंतर मंतर दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे थे, तो ये उनको ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये इंडिया में ही रहते हैं, और जब यूपीए 1 की सरकार थी 2004 से 2009 के बीच में, तो उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शायद मेंबर भी थे, और ये काफ़ी करीबी थे, सोनिया गांधी इनकी सुनती थी। तो इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की एक पूरी रचना की थी, आर्किटेक्ट यही थे। सो जीन देरजी, दुरैज जैसे पढ़ लीजिए। विच अमॉन्ग द, सब इजी क्वेश्चन है, मैंने मीडियम लिखा है लेकिन इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल अमॉन्ग द ओरिजिनली फ्रेम्ड 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट? आपको लगेगा, देखिए अब इसको यदि आप मत पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि 6 प्रिंसिपल सिटीजन चार्टर का मैं कहां जानता हूं। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आपने सिटीजन चार्टर यदि पढ़ा है मेरे वीडियो से या कहीं से भी, तो आपको पता होगा सिटीजन चार्टर क्या होता है। उसमें कोई भी डिपार्टमेंट, पब्लिक या प्राइवेट, वो कहती है कि भाई आपको हम ये गारंटीड सर्विस देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस है। बैंक कहेगी कि आधे घंटे में हम आपको चेक बुक दे देंगे, 20 मिनट में बैंक ड्राफ्ट बना देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे शिकायत करिए। इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। मतलब आपका हक क्या है एज ए कस्टमर, एज ए सिटीजन, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से। तो अब यहां पे यदि आप देखें तो चॉइस है कस्टमर को, वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, डेफिनेटली क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इन सब में ऑड वन आउट हो जाती है। तो बिना जाने हुए ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसलिए कॉमन सेंस क्वेश्चन है। विच इज द 5th स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लैसवेल? ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि लैसवेल ने जो है पॉलिसी साइकिल को बांटा। इंटेलिजेंस, जिसमें कि स्कैन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है समाज में जिसके लिए कि पॉलिसी बनेगी, उसको इंटेलिजेंस स्टेज कहते हैं। सेम जो हर्बर्ट साइमन ने भी कहा था, जहां हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्रमोशन, जो इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो अल्टरनेटिव जो है प्रमोट करती है पॉलिसी कम्युनिटी की, ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव। फिर जो है उसमें से एक को जो है वो एक तरह से सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उस एक को जो है ऑथोरिटेटिवली पब्लिक पॉलिसी मान लिया जाता है, एक अल्टरनेटिव को, और डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। 5वां जो स्टेज है जो यहाँ पूछा जा रहा है वो है उसको इंप्लीमेंट या अप्लाई किया जाता है, फिर उसको पॉलिसी साइकिल टर्मिनेट हो जाती है, और फिर अप्रेजल किया जाता है लास्ट स्टेज में, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, डिफिकल्ट। वैसे आप जान ले कि हैरोल्ड लैसवेल जो है वो पॉलिसी साइंस के फादर कहे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण? ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके 2 कंपोनेंट है, एक ग्रामीण और एक अर्बन। ग्रामीण जो चलाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन चलाती है, जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चलाती है। अब इसमें डिफिकल्ट है, और ये जो स्वच्छता अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर कराती है। सुपर कंफ्यूजिंग। मतलब ये ना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम इस तरह से कंफ्यूजिंग वे में बांट रखे हैं, और उससे जो है सेटर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेरे अनुसार से सही नहीं है। जब तक कि आप गवर्नमेंट में खुद ना हो तो इस तरह के डिफरेंसेस को पढ़ के पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग सोशल ऑडिट लॉ? ये सब एकदम ऑर्बिट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मेघालय। आप नेट पे जाकर पढ़ लीजिए, इन सब क्वेश्चन से दूर रहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसमें ऑर्बिट क्वेश्चन आप देखेंगे 5-6 ऑर्बिट क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए उनको। डिफिकल्ट जो है 15 से 17 है, गेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप जीआरएफ कंप्लीट कर जाएंगे बिना इन सब क्वेश्चन में माथा फोड़ी किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नॉर्मली यदि मुझे ऐसे कहा जाता तो मैं बोलता नीति आयोग, क्योंकि सारे इंडेक्स जो है नीति आयोग निकालती है। लेकिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने निकाला है। ये एक बस जानने की बात है, आप जानते हैं तो जानते हैं, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये पीआईएल के बारे में है, बेहद आसान क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने 4 में से जो है इनको करेक्ट ऑप्शन कह रहे हैं, और इसमें से 1 या 2 गलत है। और यहाँ देखिए, देयर इज नो कोर्ट फी फॉर फाइलिंग पीआईएल, ऐसा कुछ नहीं है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी फाइल करने के लिए आपको कोर्ट फी जमा करनी पड़ती है, तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए। और ए भी गलत है, ओनली रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल ए पीआईएल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है, कोई पोस्ट कार्ड पे भी कर सकता है। पीआईएल मतलब ये होता है कि आपका लोकास स्टैंडाई होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फाइल कर सकता हूँ स्टूडेंट के बिहाफ में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपको क्या परेशानी है एनटीए के एग्जाम से। मैं कह सकता हूं कि मैं स्टूडेंट के बिहाफ में कर रहा हूं, जब आप किसी के दूसरे के बिहाफ में करते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि पीएन भगवती इसके फादर कहलाते हैं पीआईएल के। इंडिया में 1979 में पहली बार जो है ये हसीना खातून केस कुछ था, देख लीजिएगा, उसके थ्रू जो है पीआईएल आता है। और अब तो पीआईएल बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ जुडिशियल मैकेनिज्म बन गया है, जनता को राहत पहुंचाने के लिए। नाली साफ होने से लेकर के इंक्रोचमेंट हटाने तक जो है पीआईएल फाइल की जाती है। तो पीआईएल के लिए ए और डी जो है इस ऑप्शन में गलत हैं, तो बी और सी जो है पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए, किसी के भी बिहाफ में। और इसी तरह आर्टिकल 226 जहां की लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। तो बी और सी जो है इसका सही आंसर है। अब यहां देखिए, आरटीआई एक्ट में संशोधन किया गया 2019 में, आपको जरूर ये याद रखना चाहिए और ये नजर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन था। कई लोगों ने इस पर आरोप लगाया था कि उसके पावर को डाइल्यूट की जा रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन को थोड़ा हल्का बनाया जा रहा है। तो उसमें 2 बातें खास करके थी कि यहाँ पे जो फिक्स टर्म जो था उसको चेंज करके जो है प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट पे किया गया कमिश्नर की, तो थोड़ी उससे डाइल्यूट होती है। और इस तरह कोई चेंज नहीं किया गया नंबर ऑफ मेंबर्स में, और सैलरी अलाउंसेस भी जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इस टाइप की बातें की गई। ये भी जो है कोई टेनियर या एज चेंज नहीं किया गया। तो ए और सी जो है सही है, तो ये आपको जानना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ये आपको जानना होगा। स्टेटमेंट 1 यहाँ देखिए, द पॉलिसी एजेंडा इज द सम ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिमांड दैट ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप हैव ट्राइड टू गेट इनटू द पॉलिसी एजेंडा। ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी एजेंडा एक्चुअली वो होता है जो स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है। पॉलिसी एजेंडा मतलब ये होता है जब सरकार या जो निर्णय लेने वाली संस्था है, कोई भी जो डिसीजन ले सकती है, जैसे गवर्नमेंट ले सकती है, वो जो सोचती है कि मुझे ये करना है, अब इस पे निर्णय लेना है, उसको पॉलिसी एजेंडा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि बहुत सारे किसानों के सुसाइड के जो है घटनाएं जगह जगह से आ रही है देश में, न्यूज़पेपर में निकल रहा है, विरोधी दल उस पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी एजेंडा में तब तक नहीं आएगा जब तक सरकार ना माने कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब इस पे कोई निर्णय लेना होगा। जब सरकार ऐसा विचार कर लेती है और पता लगा वो कैबिनेट के बैठक में वो एजेंडा में आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई कमेटी गठित कर दी, तब वो पॉलिसी एजेंडा में आती है। तो जो यहां लिखा गया, द पॉलिसी एजेंडा इज कंपोज्ड ऑफ द डिमांड्स दैट पॉलिसी मेकर्स, मतलब डिसीजन मेकर्स जो गवर्नमेंट होते हैं, हैव एग्रीड टू कंसीडर। जो गवर्नमेंट जिस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई वही पॉलिसी एजेंडा है, आपके कूदने फांदने से नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए पहलवान लोग जो है बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पॉलिसी एजेंडा में नहीं है। मान लीजिए कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है नहीं, जो खेल संघ है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के हम बहुत चिंतित हैं और हमारे पॉलिसी एजेंडा में है, अब हम इस पर कोई नया कानून बनाएंगे, कोई नया पॉलिसी लाएंगे, तो वो तब एजेंडा में आता है। इस चीज को समझने की जरूरत है जो यहां पे दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो ये तो आपको पता है इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होते हैं। ये परहैप्स जो है ये डी ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दूसरा होता है दोनों इनकरेक्ट हैं, फिर होता है पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, और फिर लास्ट में होता है पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। यहाँ पे स्कीम और मिनिस्ट्री जो कि बहुत ही एक घिसा बेटा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये कंफ्यूज आपको इसलिए कर सकता है कि उज्ज्वला नाम की 2 स्कीम है। एक स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम चलाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि फ्री गैस सिलेंडर जो है गरीब लोगों को बांटे जाते हैं। और दूसरी जो
थोड़ा सा स्पेलिंग के साथ डिफरेंस है, उज्ज्वला, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चलाती है ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन को रोकने के लिए और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पे आपको मिलाना है इससे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो है ही नहीं, और सौभाग्य स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। तो इन दोनों से आप मैच कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। तो आप इसको आगे मैच कर लीजिए। अब आइए फाइनली मार्च 2023 के सिफ्ट 2। जब मैं मार्च 2023 कहता हूं तो ये पिछले साइकिल का पेपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा 3 महीने लेट से हुआ था सिफ्ट 2 के पेपर। Who among the following was the first president of National Consumer Dispute Redressal Commission? एकदम अरबिट है, कौन याद रखता है? चलिए ऑफिशियल आंसर ये आप चेक भी कर सकते हैं। How was नीति आयोग formed? इसको मैंने मीडियम लिखा है इसलिए क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट से ये बना था या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था। तो आप ये जान लीजिए कि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग दोनों ही ना तो किसी एक्ट से बना है और ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब ये दोनों ही नहीं होती है तो एक ही तरीके से बनती है। कैबिनेट जो होती है उसकी बैठक में रिजोल्यूशन पास होता है, उस रिजोल्यूशन से ऑफ कोर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलती है, लेकिन बेसिकली इसका सही आंसर है कि रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। Which of the following was not a salient feature of National Food Security Act? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये सब तो आसान है कि प्रेग्नेंट वुमेन को मील मिलना चाहिए, एल्डेस्ट वुमेन जो है हाउस होल्ड की वो राशन कार्ड उनके नेम से इशू होगा, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज कर जाएंगे और आपको एक केवल निकालना है। तो ये जो है ना, ये सही है कि जो गर्भवती महिला है उसको न्यूट्रिशन के लिए, कि उसके बच्चे और जच्चे के लिए जो है उसको 6,000 रुपये जो है मिलते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी में जाके मेडिकल चेकअप इसमें शामिल नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निगेटिव मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल थ्रू पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए जो आप रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उनकी छुट्टी से, उनको पुरस्कार देने के, उनको टेम करने के लिए उनके कोड रूल बनाते हैं, कंडक्ट रूल बनाते हैं, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग सभी होते हैं। उसमें से कुछ जो है पॉजिटिव मेथड हो सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, इसको आप कैरेट कह सकते हैं। कुछ स्टिक पनिशमेंट जैसे हो सकते हैं, दंड देने के, तो वो निगेटिव मेथड है। इसमें से कौन दंड देने का जो विधान है वो सबसे कम यूज किया जाता है पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में? क्या वो इम्पोजिशन ऑफ कैश फाइन है, या इशूइंग रिटन वार्निंग है, या रिड्यूसिंग एम्प्लॉय इन रैंक सैलरी आफ्टर ए फुल इंक्वायरी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रेप्रीमेंड मतलब डांट लगाना है, माइनर डिविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड बिहेवियर पैटर्न? सब कुछ की जाती है, डांट लगाई जाती है राइटिंग में, सेंस्योर किया जाता है, रिड्यूस द एम्प्लॉय इन रैंक एंड सैलरी आफ्टर फुल इंक्वायरी भी किया जाता है, डिसमिसल भी किया जा सकता है, रिटर्न वार्निंग तो बात बात पे दी जा सकती है, लेकिन कैश फाइन आप देखेंगे इंडिया में बहुत कम लगाया जाता है, नहीं लगाया, ना के बराबर। Which of the following information are exempted from RTI Act without any exception? ये जो है मुझे लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन को बाद में उन्होंने ठीक किया होगा। यहाँ पे ए और डी दोनों, इसका सही आंसर जो ऑफिशियल आंसर था ए बी सी डी मतलब चारों, और उसमें जो इंफॉर्मेशन दैट वुड इनहांस फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका क्या मतलब, इसको क्यों एग्जम्प्ट किया जाए कुछ पता नहीं। और जुडिशियल रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, आई डोंट थिंक ये कोई सेक्रेट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको भी छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक ये एग्जम्प्ट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट अपने को कई चीज़ों से एग्जम्प्ट किया है, लेकिन वो एक्ट में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो केवल जो है इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डेलिब्रेशन एट कैबिनेट मीटिंग एंड इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने अगले स्लाइड में पूरा ही दे दिया है कि कौन कौन से जो है वो एग्जम्प्ट है, उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। 7 और 8 जो क्लाउजेज हैं या सेक्शन है आरटीआई एक्ट के, वो उन सारे इंफॉर्मेशन को इन्यूमरेट करते हैं जो एग्जम्प्ट हैं, खास करके जो फिड्यूसरी ट्रस्ट में रखे जाते हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी से रिलेटेड, ये सब एग्जम्प्ट है। कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से हैं, कैबिनेट की बैठक की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशन, ये सब हमारे कंट्री का आहत ना हो, तो ये सब है। लेकिन ये इसलिए ये क्वेश्चन जो है वेग है। यही मैं कह रहा था, इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट हैं। 8 और 7 में भी कुछ आते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें से आप देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। Who among the following are included in the GST Council? ये भी कॉमन सेंस सवाल है। आपको पता है जीएसटी काउंसिल सबसे बड़ी एक संस्था होती है जो जीएसटी रेट को डिसाइड, सारे पॉलिसी जीएसटी करती है, और फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। यदि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों रहेंगे? तो बी को आप निकाल दीजिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते उसमें। तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो चलिए 50-50 गेम आपने खेल लिया। अब यहां देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें कोई ऑफिसर नहीं होता है। इसमें सारे जो हैं
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए ई जो है उसको निकाल दीजिए, तो ई निकल गया तो बस एक ही बचा, और फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं बाकी कौन कौन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो दर्पण जो है वो भी ई गवर्नेंस की है, प्रगति ई गवर्नेंस की है, जीवन प्रमाण भी ई गवर्नेंस का ही एक तरह से है, जहाँ पे कि लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं वो जिनको पेंशन मिलता है। इन सब के बारे में यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। सागर या सागर पंचायत जो है ये इंडिया का पॉलिसी और डॉक्ट्राइन है मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडियन ओशन रीजन में, तो ये तो नहीं है कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। तो परहैप्स इसमें जो है इसका सही आंसर होगा सी ओनली। ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये इंडेक्स कौन मिनिस्ट्री निकालता है। ये शिफ्ट 1 में भी आपने देखा था कि शिफ्ट 1 में आपने देखा होगा स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो हुपा कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो बी का 4 और बी के 4 से ये हो जाता है क्रैक। लेकिन बाकी देख लीजिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हम लोगों ने शिफ्ट 1 में देखा था कि वो डार पीजी करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांस एंड पेंशन। तो ए का 2, तो चेक कर, मतलब और बाकी मिला लीजिएगा। लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट है जानना, आप इस सब क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, कई बार मैंने बताया आपको कि सेकंड एआरसी ने 15 रिपोर्ट दिए हैं। मैंने अगले स्लाइड में डाल दिया, एक बार फिर से याद कर लीजिए। अब उसमें कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, ये कहते हैं इनका सही क्रम ये है। 89 नंबर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड कोलिजिकल ऑर्डर। इसमें भी आप टिप्स यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लोकपाल एक्ट तो 2013 में आई है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आई, ये हम लोग को पता है। तो इसका मतलब कि पहले डी है और फिर ए है। यदि ए डी होगा तो हम काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए डी है, कट गया। डी ए है तो सही है, डी ए है तो सही है, डी ए सही है, तो एक तो आपने इसे भगा दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये 2003 में आई है सेंट्रल विजिलेंस एक्ट। इसका मतलब क्या है कि ई पहले होगा, डी बाद में होगा। तो यदि डी ई हो तो हटा देंगे। तो ई डी है तो ठीक है, ई डी है, यहाँ पे डी ई है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये ठीक है। तो दो को हमने भगा दिया। तो इस टाइप से जो है आप इसको कर सकते हैं। एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कॉमन सेंस से समझिए कि ये तो कंट्री बनी होगी तभी आ गई होगी, इन सब से पहले आई होगी। तो सी से शुरू होता हुआ होगा। अब सी से शुरू होता हुआ केवल हमको एक ही बच गया है इन दो वैलिड में से, वो ये है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से गेस कर। ये जो है ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पे है कि कैसे जो है, और ये गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंस को भी बताता है। कुछ जो पॉइंट जिसमें कि क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये है कि अब आज के समय में पब्लिक पॉलिसी बहुत बदल रहा है, क्योंकि एक रिसर्च और पॉलिसी का जो है नाता जो है बढ़ते जा रहा है कि रिसर्च बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी जो है पढ़ाना चाहिए एग्जीक्यूटिव को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि उससे प्रोफेशनलाइज होता है ब्यूरोक्रेसी। एक बात ये भी है कि गवर्नेंस क्या है, ये कई जगह आता है। गवर्नेंस रेफर टू ऑल मैनर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड ऑथोरिटी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कई बार आपको पढ़ा है, गवर्नेंस जो है यही है कि अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को किस तरीके से आप बेस्ट जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए निर्णय ले सकते हैं मिलजुल करके। उसमें गवर्नमेंट भी आती है, सिविल सोसाइटी, मार्केट, ओपिनियन लीडर, मीडिया, मतलब सबका सम्मिलित प्रयास से आप अपने रिसोर्सेज को या इकोनॉमी को बेस्ट जो है मैनेज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज गवर्नेंस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके अलावा जो है however the extent to which they have improved the control of resources is a question of efforts changing control relation between the states। आगे देखेंगे हम लोग। ये सब जो लाइन है उसको पढ़ लीजिएगा, इससे सबसे क्वेश्चन है। द गैप बिटवीन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट हैज वाइडेंड। यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, ये गैप बढ़ी है कि बहुत अब ज्यादा एक्टर जो हैं वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं गवर्नमेंट के साथ, इसलिए गवर्नमेंट हैज नॉट रिमेन्ड सेम एज गवर्नेंस। Which of the following is not correct regarding governance, exercise of control authority है, absence of relation between states and society। absence नहीं है, ये है। allocation of resource है, issue of access to resource of people है, तो ये गलत हो जाएगा। Which of the following are correct that redefine public policy and governments? issue of urbanization, environmental ऐसा कहा है उन्होंने। debate on form of government ये भी कहा है। governance, status of rhetoric ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। in strengthening of state autonomy,
तो इसमें ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा है, केवल ए और बी कहा है, तो ए और बी है, पढ़ लीजिएगा। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन इज नेसेसरी टू प्रोफेशनलाइज अ ब्यूरोक्रेसी, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये आसान है। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन रिसर्च एंड पॉलिसी, ये भी आपने देखा, लिखा हुआ है, ट्रू है। नियो लिबरल पैराडाइम वॉज फाउंडेड ऑन द नैरेटिव ऑफ द इनएफिशिएंट स्टेट, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। नियो लिबरल पैराडाइम इज इंक्लूसिव इन नेचर, नो, एकदम उल्टा है, एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं है, तो फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन इजी, इसमें आपको 100% नंबर लाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कुछ भी यदि 1-2 लाइन में हो तो जरूर मैं उसका जवाब प्रॉम्प्टली देने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव नाइस टाइम।